साथियों नमस्कार। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी पड़ोसन। रविंद्रनाथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का नाम है पड़ोसन। मेरी पड़ोसन एक बाल विधवा है, मानो वह जाड़ों की ओस भीगी पतझड़ी हर श्रृंगार हो। वह सुहाग रात की फूलों की सेज के लिए नहीं, केवल देव पूजा के लिए समर्पित थी। मैं मन ही मन उसकी पूजा किया करता था। उसके प्रति मेरा मनोभाव कैसा था, उसे मैं पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य सुबोध शब्दों में प्रकट करने का इच्छुक नहीं हूँ। दूसरों के सामने कभी नहीं, अपने प्रति भी नहीं। नवीन माधव मेरा बहुत ही घनिष्ठ एवं प्रिय मित्र है। उसे भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं। इस प्रकार मैंने अपने अंतरतम में जिस आवेश को छिपाकर साफ सुथरा बना रखा था, उसके लिए भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव भी करता था। परंतु पहाड़ी नदी की तरह मन का वेग अपने जन्म शिखर से बंधा नहीं रहना चाहता। वह किसी भी रास्ते को अपनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर वह इसमें सफल नहीं हो पाता तो भीतर ही भीतर कसक उत्पन्न करता है। इसीलिए मैं यह सोच रहा था कि कविता में मैं अपने भाव प्रकट करूँगा, लेकिन कुंठा की मारी लेखनी ने किसी तरह से भी आगे बढ़ना न चाहा। सर्वाधिक आश्चर्य का विषय तो यह है कि ठीक इसी समय हमारे मित्र नवीन माधव को अचानक ही प्रबल वेग से कविता लिखने का शौक चर्राने लगा, मानो अचानक भूचाल आ गया हो। उस बेचारे पर ऐसी दैवी विपत्ति पहले कभी न आई थी। इस कारण वह इस नई नवेली हलचल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसके पास छंद तुक आदि की पूंजी नहीं थी, फिर भी उसका दिल छोटा न हुआ। यह देखकर मैं दंग रह गया। कविता मानो बुढ़ापे की नई दुल्हन की तरह उस पर हावी हो गई। नवीन माधव को छंद तुक आदि की सहायता और संशोधन के लिए मेरी शरण लेनी पड़ी। हालांकि कविता के विषय नए नहीं थे, लेकिन पुराने भी नहीं थे, यानी उन्हें बिल्कुल नवीन भी कहा जा सकता है और काफ़ी पुरातन भी। पुरातन कहते हैं प्राचीन को। प्रेम की कविताएं थीं। प्रियतमा के उद्देश्य में मैंने उसे एक धक्का लगाते हुए पूछा, आखिर है कौन, बताओ भी। अब भी उनका पता नहीं लगा पाया हूँ, नवीन ने हंसकर कहा। नए लेखक को उसके लेखन कार्य में सहयोग देने में मुझे बड़ा संतोष मिला। नवीन की काल्पनिक प्रियतमा के प्रति मैंने अपने रुके आवेग का प्रयोग किया। बिना बच्चे की मुर्गी जिस तरह बतख का अंडा पा जाने पर भी उसे छाती के नीचे रखकर सेने लगती है, मैं अभागा भी उसी तरह नवीन माधव के भावों को अपने हृदय का सारा ताप देकर सेने लगा। अनाड़ी की रचनाओं का मैं ऐसे जोश खरोश से संशोधन करने लगा कि वे करीब करीब मेरी ही रचनाएं बन गईं। ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता था, पर कह नहीं पाता था। लेकिन तुम में ये सब भाव कहाँ से आ जाते हैं? नवीन आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहता। कल्पना से। इसका कारण यह है कि सत्य नीरव होता है और कल्पना वाचाल। सत्य घटनाएं भाव स्रोत को पत्थर की तरह दबाए रखती हैं, कल्पना ही उसका मार्ग मुक्त करती है। मैं भी कवि की तरह जवाब देता। नवीन गंभीर चेहरा लिए कुछ देर सोचता, फिर कहता, देख रहा हूँ बात कुछ ऐसी ही है। ठीक ही कहते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद वह फिर कहता, ठीक ही कहते हो, सही बात है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे प्रेम में एक प्रकार का कातर संकोच है, इसीलिए मैं अपनी बात कुछ भी लिख नहीं सका। नवीन को पर्दे की तरह
बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुँह खोल सकी। रचनाएं मानो रस से पूर्ण होकर ताप से फटने लगीं। यह तो तुम्हारी ही रचना है, इसे तुम्हारे नाम से ही प्रकाशित करें। नवीन बोला, भाई तुमने भी खूब कहा, मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा सा रद्दोबदल कर दिया है। मैंने कहा। धीरे धीरे नवीन भी ऐसा ही समझने लगा। ज्योतिर्विद जिस प्रकार नक्षत्र के उदय की प्रतीक्षा में आकाश की ओर निहारा करता है, मैं भी उसी तरह कभी कभी अपने बगल के मकान की खिड़की की ओर देखा करता था। इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। कभी कभी भक्त का वह बेचैनी से देखना सार्थक भी हो जाता। उस कर्मयोगी में डूबी ब्रह्मचारिणी की सौम्य मुखश्री से शांत शीतल ज्योति झिलमिलाकर क्षण भर में मेरे मन की सारी बेचैनी को दूर कर देती थी। किंतु उस दिन सहसा मैंने यह क्या देखा, मेरे चंद्रलोक में क्या अब भी ज्वालामुखी जाग रहा है? वहाँ की सुनसान समाधि में डूबी पहाड़ी गुफा का सारा अग्निदाह क्या अभी तक पूरी तरह बुझा नहीं है? उस दिन बैसाख के तीसरे पहर को पूर्वोत्तर दिशा में बादल घिर रहे थे। उस घिरी हुई आंधी की बादलों भरी तेज चमक में मेरी पड़ोसन खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उस दिन उसकी शून्य में डूबी घनी काली आँखों में मैंने दूर तक फैली हुई एक कसक देखी। तो है मेरे उस चंद्रलोक में अब भी ताप है, गर्म सांसों की हवा वहाँ अब भी बहती है। वह देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ही है। उस दिन उस आंधी के प्रकाश में उसकी दोनों आँखों की तेज छटपटाहट उतावले पक्षी की तरह उड़ी चली जा रही थी, स्वर्ग की ओर नहीं, मानव हृदय के घोंसलों की ओर। उत्सुक आकांक्षा से चमकती उस दृष्टि को देखने के बाद मेरे लिए अपने बेचैन मन को काबू करना मुश्किल हो गया। तब केवल दूसरे की कच्ची अनगढ़ कविताओं के संशोधन से मन नहीं भरा, मेरे अंदर भी किसी प्रकार का काम करने की चंचलता पैदा हो गई। तब मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि बंगाल में भी विधवा विवाह प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी चेष्टा और क्षमता का प्रयोग करूंगा। केवल व्याख्यान और लेख लिखकर ही नहीं, आर्थिक सहायता देने के लिए भी मैं आगे बढ़ा। नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा, चिर वैधव्य में एक पवित्र शांति है। एकादशी की धुंधली चांदनी से प्रकाशित समाधि भूमि की तरह उसमें एक महान सौंदर्य है। क्या वह विवाह की संभावना मात्र से नष्ट नहीं हो जाएगा? ऐसी कवित्व की बातें सुनते ही मैं क्रोधित हो उठता हूँ। अकाल के समय भोजन के अभाव में जो व्यक्ति घुट घुट कर मर रहा हो, उसके पास भोजन से हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति आकर यदि भोजन की भौतिकता के प्रति घृणा प्रकट करते हुए फूल की सुगंध और पक्षियों के गीत से उस मरते हुए व्यक्ति का पेट भरना चाहे तो वह कैसा लगता है? सुनो नवीन, कलाकार कहते हैं कि खंडहर का भी एक सौंदर्य होता है, लेकिन किसी घर को केवल चित्र के रूप में देखने से ही काम नहीं चलता, चूँकि उस घर में रहना पड़ता है। कलाकार कुछ भी कहता रहे, उस घर की मरम्मत जरूरी है। वैधव्य के बारे में दूर बैठकर तुम चाहे कितनी कविताएं लिखना चाहो, किंतु यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें आकांक्षाओं से भरा एक मानव हृदय अपनी विचित्र वेदना के लिए वास करता है। मैंने गुस्से में आकर कहा। मेरा ख्याल था कि नवीन को मैं किसी भी तरह अपने दल में नहीं खींच सकूंगा, इसीलिए उस दिन कुछ ज़्यादा गर्मी के साथ मैं बातें कर रहा था। लेकिन सहसा मैंने देखा कि मेरे भाषण के अंत में उसने एक गहरी सांस ली और मेरी सारी बातें मान ली। मुझे और भी बहुत सी अच्छी बातें करनी थी, पर उसने इसके लिए मौका ही नहीं दिया। तुम अगर मदद करो तो मैं खुद विधवा विवाह करने को तैयार हूँ। तकरीबन एक हफ्ते के बाद नवीन ने आकर मुझसे कहा,
मेरी समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई कि उसकी प्रियतमा काल्पनिक नहीं है। कुछ अरसे से वह एक विधवा नारी को मन ही मन प्यार करता रहा है, पर किसी पर भी उसने यह प्रकट नहीं किया। जिस मासिक पत्र में नवीन की अर्थात मेरी कविताएं प्रकाशित होती थीं, वे पत्रिकाएं ठीक जगह पर पहुंच जाया करती थीं। वे कविताएं व्यर्थ नहीं गईं। बिना मेल मुलाकात के ही हृदय आकर्षित करने का यह उपाय मेरे मित्र ने ढूंढ निकाला था। लेकिन नवीन का कहना है कि उसने कोई षड्यंत्र कर ऐसी तरकीब निकाली हो, ऐसी बात नहीं। यहाँ तक कि उसका ख्याल था कि वह विधवा पढ़ना भी नहीं जानती थी। मासिक पत्र का बिना मूल्य विधवा के भाई के नाम पर भिजवा देता था। वह केवल मन को तसल्ली भर देने का पागलपन था। उसे ऐसा लगता था कि देवता के लिए पुष्पांजलि चढ़ाई जा रही है। वे जाने या न जाने, स्वीकार करें या न करें, नवीन ने कई बहानों के जरिए विधवा के भाई से मित्रता कर ली थी। नवीन का कहना है कि इसमें भी उसका कोई उद्देश्य न था। जिससे प्रेम किया जाए उसके निकट संबंधियों का संग भी मधुर लगता है। अंत में भाई सख्त बीमार पड़ा तो इस सिलसिले में बहन के साथ उसकी भेंट कैसे हुई, वह एक लंबी कथा है। कवि के साथ कविता में वर्णित विषय का प्रत्यक्ष परिचय हो जाने के बाद कविता के संबंध में दोनों में बड़ी चर्चा हो चुकी थी और यह चर्चा छपी किताबों में ही सीमित थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाल में मुझसे बहस में हारकर नवीन ने उस विधवा से मिलकर विवाह का प्रस्ताव किया। पहले पहल उसे किसी प्रकार स्वीकृति न मिली। तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का प्रयोग कर और उनके साथ अपनी आँखों के 2-4 बूंद आंसू मिलाकर उसे संपूर्ण रूप से हरा दिया। अब सब कुछ तय है। केवल विधवा के अभिभावक यानी उसके फूफा कुछ रुपया चाहते हैं। अभी लो, मैंने कहा। इसके अलावा एक बात और है, शादी के बाद पिताजी 5-6 महीने तक ज़रूर खर्चा देना बंद कर देंगे और तब तक दोनों का खर्च निभाने के लिए तुम्हें इंतज़ाम करना होगा, नवीन मुझसे बोला। मैंने मुँह से कुछ न कहकर एक चेक काट दिया और कहा, अब उसका नाम बताओ। मेरे साथ जब तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो परिचय देने में तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हें छूकर सौगंध खाता हूँ कि उनके नाम कोई कविता नहीं लिखूँगा, और अगर लिखूँ भी तो उनके भाई के पास न भेजकर तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। अरे, इसके लिए मुझे कोई डर नहीं। विधवा विवाह की लाज से वह गड़ी जा रही है, इसलिए उसने तुम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा करने को बार बार मना कर दिया है। पर अब छिपाना बेकार है। वह तुम्हारी ही पड़ोसन है, 19 नंबर में रहती है, नवीन ने कहा। अगर मेरा हृदय पिंड लोहे का बॉयलर होता तो उसी क्षण भक से फट जाता। मैंने पूछा, विधवा विवाह से उसे कोई ऐतराज़ नहीं है? फिलहाल तो कोई ऐतराज़ नहीं है, नवीन ने हंसकर कहा। सिर्फ कविताएं पढ़कर ही वह मुग्ध हो गई? मैंने पूछा। क्यों, मेरी वे कविताएं कुछ बुरी तो थी नहीं? नवीन ने कहा। धिक्कार है, मैंने मन ही मन कहा। धिक्कार किसी को भी हो, उन्हें या मुझे या विधाता को, लेकिन धिक्कार है। यह कहानी रवींद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में लिखी थी और यह कहानी विधवा विवाह और उससे प्रेम के संबंध में एक अविस्मरणीय कहानी है। आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें नई कहानी बनाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद साथियों।